नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टीचर्स हेल्पलाइन में। और आज हम शिक्षक डायरी के बारे में बात करेंगे कि शिक्षक डायरी को कैसे भरा जाए, किस प्रकार शिक्षक डायरी में अपनी समस्त प्रविष्टियाँ बिल्कुल सही दर्ज करें। तो चलिए आज इस वीडियो में हम शिक्षक डायरी में भरी जाने वाली सभी प्रविष्टियों के बारे में बात करेंगे। तो शिक्षक डायरी के मुख्य पृष्ठ के साथ ही शुरू करेंगे। और इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। और मेरे चैनल पर टीचर्स के लिए बहुत उपयोगी वीडियोज आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शिक्षक डायरी का यह मुख्य पृष्ठ है जिस पर ऊपर उत्तर प्रदेश सरकार का लोगो दिया गया है और दूसरी तरफ मिशन प्रेरणा का और एक तरफ सर्व शिक्षा अभियान का लोगो दिया गया है। सब पढ़ें के साथ बहुत सुंदर शिक्षक डायरी का मुख्य पृष्ठ बनाया गया है। चलिए आगे चलते हैं। और बहुत सुंदर अक्षरों में शिक्षक डायरी लिखा गया है इस पर, और एक बहुत खूबसूरत चित्र के साथ शिक्षक डायरी के पृष्ठ को सजाया गया है, जिसमें एक शिक्षिका बच्चों के साथ बैठकर सिखा रही हैं। बच्चों के साथ बैठकर उन्हें अपने TLM के माध्यम से बच्चों को पढ़ा रही हैं। इसमें लिखा गया है, यदि शिक्षक हो बच्चों के बीच, हो अंकुरित सीख के बीच। यानी बच्चे अगर शिक्षक, जब बच्चे और शिक्षक का तालमेल अच्छा रहेगा, सभी शिक्षक बच्चों के बीच बैठकर पढ़ाएंगे तो बच्चे क्यों नहीं सीख पाएंगे। तो जब बच्चों के बीच शिक्षक बैठकर पढ़ाएंगे तो बच्चे क्यों नहीं सीख पाएंगे। ये आपने अपनी तरफ से इसमें कुछ पंक्तियाँ जोड़ दी हैं कि बच्चों के बीच में बैठकर पढ़ाएं और बच्चों को और अच्छे से सिखाएं। आगे अध्यापक का संक्षिप्त विवरण दिया गया है। अध्यापक का संक्षिप्त विवरण, जिसमें हमें शिक्षक के बारे में संपूर्ण जानकारी हमें भरनी है, अपने बारे में सारी जानकारियाँ इसके अंदर हमें भरनी है। और अध्यापक का संक्षिप्त परिचय वाला जो पृष्ठ है, इसे भरने से पहले ध्यान रखें बिल्कुल सारी प्रविष्टियाँ सही भरें और सावधानी पूर्वक भरें और कोशिश करें कि इसमें काट पीट न हो। और बहुत साफ सुंदर अक्षरों में कैपिटल लेटर्स में इस संक्षिप्त परिचय वाले पृष्ठ को सभी शिक्षक भरें। तो इसमें सबसे पहला पृष्ठ दिया गया है जिसमें शिक्षक का नाम दिया गया है। उसके बाद मानव संपदा यूनिक कोड, यानी आपकी मानव संपदा ID इसमें भरनी है। उसके बाद स्थायी पता, उसके बाद स्थानीय पता, उसके बाद आपका दूरभाष मोबाइल नंबर, उसके बाद आपकी ईमेल ID, उसके बाद आपकी उच्चतम शिक्षा का विवरण पूछा गया है। आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं या और ऊपर आपने पढ़ाई की है, वह सब इसमें भरा जाना है। उसके बाद व्यावसायिक शिक्षा का विवरण भरा जाना है। व्यावसायिक शिक्षा में आपका BA DLED या BTC आपने जो भी किया वो भर सकते हैं। उसके बाद कुल कार्य अनुभव कि आपको कितने वर्ष का टीचर की जॉब में आपको कितना समय हो गया वो भरना है। उसके बाद वर्तमान विद्यालय में पद स्थापन की अवधि, यानी कभी आप ट्रांसफ़र होकर इस विद्यालय में कब आए हैं उसका टाइम यहाँ पर लिखा जाना है। उसके बाद विद्यालय का नाम भरा जाना है। उसके बाद विद्यालय का पता भरा जाना है। उसके बाद ब्लड ग्रुप आपका। उसके बाद आपको स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या है वह भरा जाना है। उसके बाद आपकी रुचि हॉबी, आपका क्या हॉबी है, क्या रुचि है, वो यहाँ भरा जाना है। उसके बाद आकस्मिक स्थिति में संपर्क हेतु कोई अन्य दूरभाष नंबर, कि आपका अगर वो फ़ोन ख़राब है उसके या कोई और आपात की स्थिति में आप यहाँ पर अपना दूसरा नंबर लिख सकते हैं। आगे चलते हैं। एक सुंदर चित्र दिया गया है जिसमें बच्चे दौड़ कर स्कूल जा रहे हैं और लिखा है कि बज गई स्कूल की घंटी, आ रही है आवाज़, बच्चों में लग गई दौड़, मानो झंकृत हैं सब साज। बहुत सुंदर चित्र दिया गया है। उसके बाद शिक्षकों से अपील का एक पृष्ठ है जिसमें समग्र शिक्षा उत्तर प्रदेश की तरफ से
शिक्षकों से कुछ अपील की गई है, और जिसमें आधारशिला, ध्यानाकर्षण और शिक्षा संग्रह के बारे में भी बताया गया है। और आगे चलते हैं। उसके बाद एक प्रेरणा तालिका का चित्र दिया गया है, जो कि मैं भरनी नहीं है, केवल एक दिखाने के तौर पे, आपको याद दिलाने के तौर पर आपको प्रेरणा तालिका दी गई है, जिसका आपके शिक्षण में इस बार बहुत प्रयोग होना है। और प्रेरणा लक्ष्य पाने में और प्रेरक प्रदेश, प्रेरक ब्लॉक या प्रेरक विद्यालय बनने में भी प्रेरणा तालिका का काफ़ी अहम किरदार रहेगा, अहम रोल रहेगा। कक्षा 3 की प्रेरणा तालिका भी दी गई है। उसके बाद आपके प्रेरणा लक्ष्य आपको बताए गए हैं, और विभाग को उम्मीद आशा है कि आप सभी को प्रेरणा लक्ष्य तो अनिवार्यतः याद होने चाहिए। प्रत्येक शिक्षक को प्रेरणा लक्ष्य तो जहाँ तक है सभी को याद ही होंगे। हर हालत में प्रेरणा लक्ष्य सभी शिक्षकों को याद होने चाहिए। और अगर प्रेरणा लक्ष्य नहीं याद होते हैं तो यह काफ़ी गंभीर विषय है। आगे महिला बालिका सशक्तिकरण का एक बहुत सुंदर चित्र दिया गया है। लिखा गया है, हम लड़कियां नहीं किसी से कम, हम में है विवेक, लगन और दम। और इसके बाद जो हमारा शिक्षण योजना है वो दिखाया गया है, एक प्रारूप दिखाया गया शिक्षण योजना का, जिसमें पहला ऑप्शन माह का है, उसके बाद सप्ताह संख्या, उसके बाद कक्षा, उसके बाद विषय, उसके बाद चयनित पाठ की संख्या व पाठ का नाम, उसके बाद कार्य करने हेतु अनुमानित कालांशों की संख्या दी गई है। उसके बाद शिक्षक के हस्ताक्षर का कॉलम है, और उसके बाद प्रधानाध्यापक के हस्ताक्षर का कॉलम दिया गया है। तो पहले कॉलम के बारे में बात करें तो इसमें कौन सा महीना है, यानी क्लास के अंदर किस महीने से क्लासेस स्टार्ट हुई हैं और किस महीने में आपकी शिक्षण योजना चल रही है, वो महीने इसमें भरे जाने हैं। उसके बाद सप्ताह संख्या, यानी आपको पढ़ाते हुए कितने सप्ताह हो गए। मान लीजिए पहले सप्ताह, मान लीजिए आपके क्लासेस शुरू होने के बाद पहले सप्ताह है, तो इसमें पहला सप्ताह लिखा जाएगा। उसके बाद अगले सप्ताह में पहुँचे अगला सप्ताह, उसके बाद 2-3 महीने बाद लिखा जाए। इस तरह सप्ताहों की संख्या बढ़ती रहेगी, वही सप्ताह संख्या इसमें भरनी है हमें। उसके बाद आपकी कक्षा, किस कक्षा में पढ़ा रहे हैं, उसके बाद विषय, उसके बाद चयनित पाठ संख्या व पाठ का नाम, यानी किसी क्लास का पाठ 2 5 पड़ोस है, तो उस कक्षा की जो पाठ का नाम है, जैसे पाठ 2 और 5 पड़ोस, पाठ का नाम है 5 पड़ोस, तो वो यहाँ भरा जाएगा। उसके बाद कार्य करने हेतु तो अनुमानित कालांशों की संख्या, यानी हम उस पाठ को कितने कालांशों में पूरा कर सकते हैं, यानी 1 2 3 4 जितने कालांश में हम उस पाठ को हम पूरा कर सकते हैं, वह कालांश संख्या यहाँ पर लिखी जाएगी। उसके बाद आगे शिक्षक के हस्ताक्षर होंगे, और संपूर्ण शिक्षण योजना की एक दृष्टि से देखकर समीक्षा करके आगे प्रधान अध्यापक भी इसी के आगे हस्ताक्षर करेंगे। और जो ये शिक्षण योजना के प्रारूप दिए गए हैं वो 12 दिए गए हैं, यानी प्रत्येक माह के लिए एक प्रारूप दिया गया है। उसके बाद एक पुस्तकालय का बहुत सुंदर चित्र दिया गया है, और उसमें दिखाया भी गया है कि एक पुस्तकालय का माहौल कैसा होना चाहिए। बच्चे किस प्रकार, देखिए किस प्रकार पुस्तकें बहुत सुंदर माध्यम में रखी हुई हैं, सजी हुई हैं पुस्तकें। और बच्चे कितने शांत तरीके से बैठकर पढ़ रहे हैं। यह एक बहुत सुंदर चित्र दिखाया गया है। इसी प्रकार का हमारा एक आदर्श पुस्तकालय का चित्र दिया गया है। आगे चलते हैं। आगे सोचिए कितना अच्छा हो यदि आप शिक्षण योजना के साथ सीखने सिखाने का कार्य करें, पूरे विद्यालय का माहौल सीखने सिखाने के अनुकूल बनाएं, सभी को कार्य करने की संतुष्टि हो, बच्चे बेहतर अधिगम स्तर पर हों, और सीखने सिखाने का रुचिपूर्ण व आनंददायक वातावरण हो। तो हमारी शिक्षक डायरी के क्या उद्देश्य हैं, किस उद्देश्य से
या शिक्षक डायरी बनाई गई है वह उद्देश्य यहाँ बताए गए हैं। और इसके जो प्रमुख उद्देश्य हैं उसमें एक प्रमुख पहला उद्देश्य है योजना बनाने में, दूसरा है दस्तावेजीकरण में, तीसरा है समीक्षा करने में, चौथा सपोर्टिव सुपरविजन में। और पहला योजना बनाने में है कि किस प्रकार, यहाँ योजना बनाने से मतलब है कि शिक्षक डायरी का प्रयोग शिक्षक अपनी शिक्षण योजना बनाने के लिए करेंगे, जिसमें शिक्षक साप्ताहिक तौर पर चयनित लर्निंग आउटकम के सापेक्ष गतिविधियां तथा इसमें प्रयोग की जाने वाली सहायक शिक्षण सामग्रियों के बारे में लिखेंगे ताकि वे व्यवस्थित तरीके से इन पर कार्य कर सकें। उसके बाद दस्तावेजीकरण में, क्योंकि शिक्षक डायरी का प्रयोग एक दस्तावेज के रूप में भी किया जा सकेगा, शिक्षक डायरी में शिक्षण योजना के साथ साथ उनकी समीक्षा संबंधी बिंदु तथा SRG ARP की टिप्पणियां भी लिखी जाएंगी। इस प्रकार यह डायरी एक महत्वपूर्ण दस्तावेज के रूप में भी कार्य करेगा। उसके बाद समीक्षा करने में, एक प्रगतिशील शिक्षक पूरी शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया पर चिंतन व मनन करते हैं और अपने अनुभव व बच्चों के सीखने के तरीकों पर विचार करते हैं, फिर वे अपनी डायरी में उसे दर्ज करते हैं। उसके बाद सपोर्टिव सुपरविजन के रूप में, यानी इससे सपोर्टिव सुपरविजन भी होगा और जो ARP लोग हमारी पाठ्य पुस्तक को जो शिक्षक डायरी उसे चेक करेंगे, तो उसके अनुसार अगर उन्हें लगेगा कि इसमें और कुछ सुधार भी हो सकता है तो वो उसमें सुझाव दे सकते हैं। वैसे सपोर्टिव सुपरविजन कहीं रहा ही नहीं है, वो आप लोग सब जानते हैं। आगे विद्यालय का सेट 2 के एग्जाम का एक रिपोर्ट कार्ड दिखाया गया है। उसके बाद शिक्षण योजना का एक प्रारूप व विवरण दिया गया है कि हमारी शिक्षण योजना किस प्रकार की होनी चाहिए। हमारी शिक्षण योजना किस प्रकार की होनी चाहिए उसका एक प्रारूप भी दिया गया है। इसी के अनुसार हमें अपनी शिक्षण योजना बनानी है। और अगर अपनी शिक्षण योजना या पाठ्य योजना बनाने पर आप विस्तार से जानना चाहते हैं उसके बारे में, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे वीडियो का लिंक है, वह वीडियो देखकर आप मेरे पाठ्य योजना पर बनाए गए तो आप मेरे वीडियो से पाठ्य योजना पर बनाया गया एक वीडियो देख सकते हैं। बहुत अच्छा वीडियो बनाया गया है, वो आप देख सकते हैं। इसमें लर्निंग आउटकम पहला बिंदु होता है, लर्निंग आउटकम। उसके बाद प्रकरण, आवश्यक संसाधन, शिक्षण अधिगम गतिविधियाँ, यानी शिक्षण के शुरुआत में, शिक्षण के दौरान और शिक्षण के अंत में। ये 3 मुख्य बिंदु होते हैं कक्षा शिक्षण के। और शिक्षण के प्रारंभ में जो हम समय ले सकते हैं वो 5 से 10 मिनट का ले सकते हैं। शिक्षण के दौरान ले सकते हैं वो 20 से 30 मिनट का ले सकते हैं। और शिक्षण के समाप्ति पर जो हम समय ले सकते हैं वह 5 से 10 मिनट का ले सकते हैं। उसके बाद आकलन के तरीके, हम बच्चों का किस प्रकार आकलन करेंगे, जैसे बच्चों की कॉपियाँ चेक करके या बच्चों को ब्लैक बोर्ड पर बुलाकर बच्चों से मौखिक प्रश्न पूछकर बातचीत करके। उसके बाद प्रदत्त गृह कार्य, असाइनमेंट बताया गया है कि बच्चों को गृह कार्य देना, हम पाठ्य पुस्तक से दे सकते हैं गृह कार्य, अपनी तरफ से भी गृह कार्य दे सकते हैं, असाइनमेंट दे सकते हैं, कोई प्रोजेक्ट वर्क दे सकते हैं। इसके बाद शिक्षण योजना पर शिक्षक का स्व आकलन यहाँ पर लिखा जाना है और यह आकलन शिक्षक स्वयं के ऊपर करेगा और पूरी पाठ्य योजना देकर खुद अपने उसने शिक्षण किया है उसके बारे में खुद आकलन करके वो यहाँ पर लिख सकता है, यानी एक नोट्स के तौर पर शिक्षक को यह दिया गया है। उसके बाद अध्यापक प्रतिदिन कक्षा शिक्षण के पूर्व अपनी डायरी में इस प्रारूप में शिक्षण योजना विकसित करें तथा तदनुसार दैनिक शिक्षण कार्य करें। हमारी क्लास शुरू होने से पहले हमारे पास उस पाठ की पाठ्य योजना होनी चाहिए। अपनी कक्षा में सभी विषयों की अपेक्षित दक्षताओं की तालिका, प्रेरणा तालिका अवश्य प्रदर्शित करें तथा उन्हें ही लक्ष्य मानकर दैनिक कक्षा शिक्षण करें। यानी हमें सभी विषयों की दक्षताओं को लक्ष्य मानकर ही हमें अपना कक्षा शिक्षण कार्य करना है। उसके बाद एक बहुत सुंदर एक क्लास की दीवार का चित्र दिया गया है, जब प्रिंट रिच वातावरण दिखाया गया है कि किस प्रकार से बहुत सुंदर एक प्रिंट रिच वातावरण वहाँ पर तैयार किया गया है। और
शिक्षिका वहीं से बच्चों को पढ़ा रही हैं, उसी के अनुसार बच्चे सीख भी रहे हैं। एक बहुत सुंदर हिंदी वर्णमाला का चित्र भी दिया गया है और कुछ पंक्तियाँ भी लिखी गई हैं। प्रिंट रिच वातावरण दे बच्चों को सीखने के ढेर सारे अवसर। और यहाँ पर कक्षा 4 के विषय गणित की एक पाठ्य योजना बनाकर उसका उदाहरण भी दिखाया गया है। और यह परिमाप जो पाठ है गिनताराम में कक्षा 4 में, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है और उसका एक मॉडल पाठ्य योजना बनाकर दिखाई गई है। यहाँ पर कक्षा 6 के विषय हिंदी के पाठ्य योजना बनाकर दिखाई गई है। और इसमें आवश्यक संसाधन में आप देख सकते हैं रेडियो, मोबाइल, टैबलेट, इंटरनेट, इन सभी के माध्यम से बच्चों को पढ़ा सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे चलते हैं। बच्चों को एक अभियान, एक रैली के जरिए बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न मुद्दों पर हम बच्चों की रैलियों का आयोजन कर सकते हैं और समाज में जागरूकता भी बच्चों के द्वारा फैला सकते हैं। और बहुत सुंदर चित्र दिया गया है। उसके बाद बच्चों के कुछ रोल प्ले के चित्र दिखाए गए हैं जिसमें बच्चे खुद कुछ किरदारों में कुछ रोल प्ले निभाते हुए बच्चे दिखाई दे रहे हैं। एक सूर्य के रूप में है, एक चंद्रमा के रूप में और एक तारे के रूप में बच्चा खड़ा हुआ है। यहाँ पर एक बच्ची चिड़िया के रूप में खड़ी हुई है और एक दूसरी बच्ची फूल के रूप में है। और लिखा गया करे TLM का प्रयोग अधिकाधिक हो, कच्चा रुचिकर व अधिगम सर्वाधिक। आगे शिक्षण योजना, एक शिक्षण योजना के बारे में प्रारूप दिया गया है जिसमें सबसे पहले माह, फिर सप्ताह संख्या और किस दिनांक से किस दिनांक तक वह अपने सप्ताह में शिक्षण किया है वह यहाँ पर लिखना है। उसके बाद नीचे कक्षा, उसके बाद विषय, उसके बाद लर्निंग आउटकम व चयनित पाठ जिन पर कार्य करना है। उसके बाद शिक्षण अधिगम प्रक्रिया गतिविधियों का संक्षिप्त एवं स्पष्ट विवरण। इस कॉलम में हमें कौन सी किस प्रकार हमें बच्चों को पढ़ाना है, कौन सी गतिविधि यूज करनी है, उसके बारे में हमें यहाँ पर दिखाया गया है। और यहाँ पर नीचे शिक्षण योजना के क्रियान्वयन के संदर्भ में वास्तविक उपलब्धि शिक्षक का स्व आकलन, वह भी हमें यहाँ पर लिखना है। इसमें कार्य करने हेतु अनुमानित कालांशों की संख्या भरी जानी है तथा दिए गए गृह कार्य असाइनमेंट भी यहाँ पर हमें लिखने हैं। और आगे चलते हैं। और इन पृष्ठों की संख्या सप्ताह पर निर्भर करेगी और उसी के अनुसार हमें यहाँ पर इसमें प्रविष्टियाँ, इस प्रकार हमें प्रविष्टियाँ इन पृष्ठों पर अंकित करनी है और इन पृष्ठों की संख्या सबसे ज़्यादा, इन्हीं में हमें दैनिक प्रविष्टियाँ अंकित करनी है। आगे चलते हैं। आगे एक बहुत सुंदर चित्र दिया गया है जिसमें मिशन प्रेरणा का लोगो और मिशन प्रेरणा का मोबाइल ऐप दिखाया गया है। आगे एक कुछ पंक्तियां दी गई हैं जिसमें सपोर्टिव सुपरविजन सुनिश्चित करें बेहतर शिक्षण व उत्तम अधिगम, यह दिखाया गया है। उसके बाद जो अगला प्रश्न है वह अकादमिक रिसोर्स ग्रुप सदस्यों द्वारा पर्यवेक्षण के दौरान उपयोग करने के लिए दिया गया है। इसे सरल भाषा में समझें तो ARP SRG इनके उनके लिए यह प्रश्न दिया गया है। जो वह सपोर्टिव सुपरविजन करेंगे वह यहाँ पर अपनी टिप्पणी, प्रतिक्रियाएं और अपनी सलाह यहाँ पर बताएंगे और यह निरीक्षण के लिए प्रश्न बनाया गया है। अब हमारे ARP SRG किन किन बिंदुओं पर विद्यालय में जो निरीक्षण करेंगे, किन किन बिंदुओं पर सपोर्टिव सुपरविजन देंगे, उनके बारे में हम बात करेंगे।
उसमें सबसे पहला है क्रियाशील पुस्तकालय। पुस्तकालय काफ़ी अहम हो गया विद्यालयों में, और सभी विद्यालयों में पुस्तकालय अवश्य होना चाहिए, जिसमें पुस्तकालय सुव्यवस्थित है या नहीं, पर्याप्त पुस्तकें हैं या नहीं, रजिस्टर्स हैं या नहीं, इश्यू रजिस्टर अद्यतन है या नहीं, यह सब चेक किया जाएगा। उसके बाद खेल कूद की गतिविधियां हैं। उसके बाद यूनिट असेसमेंट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। विद्यालय के सुविधानुसार साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक और त्रैमासिक आदि असेसमेंट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। प्रेरणा तालिका में बच्चों की प्रगति की अद्यतन स्थिति है या नहीं है। पीटीएम एसएमसी की बैठक नियमित आयोजित हो रही है या नहीं हो रही। पूर्व नियोजित शैक्षिक कार्य योजना का क्रियान्वयन या उपलब्धि, इसके बारे में भी वह समीक्षा कर सकते हैं, सुपरविजन दे सकते हैं। आपके प्रयास से अभी तक विद्यालय में क्या विशेष उपलब्धि हुई है, इन सब बिंदुओं पर एसआरजी विद्यालय में विजिट कर सकते हैं। एआरपी, एसआरजी, एआरजी जो भी है वो सब विजिट कर सकते हैं विद्यालय में। और अधिकतम 5 एआरपी के विजिट के लिए यह पर्यवेक्षण पत्र दिखाया गया है, इसमें दिया गया है। इसमें अधिकतम 5 एआरपी के लिए कॉलम उपलब्ध है। और आगे चलते हैं। आगे कुछ बच्चे अपना प्रोजेक्ट कार्य बना रहे हैं। कुछ बच्चों ने प्रोजेक्ट कार्य बनाया है, उसी के चित्र दिखाया गया है। उसके बाद बच्चे किस प्रकार स्वयं करके सीख सकते हैं वह दिखाया गया है। उसके बाद विद्यालय में हम क्या करें क्या न करें, यह कुछ बिंदु दिए गए हैं शिक्षकों के पढ़ने के लिए, और सभी शिक्षक काफ़ी ध्यानपूर्वक इन बिंदुओं को पढ़ें। शिक्षकों के लिए दिया गया है और ज़रूर पढ़ें या इन बिंदुओं पर आगे आगे चलते हैं। यह यहाँ पर दिखाया गया है कि क्या करें, और आगे दिया गया है क्या न करें। कि हमें जो अपनी जो छुट्टियां हैं, अवकाश हैं, किस प्रकार लेने किस प्रकार नहीं लेने, ऑफलाइन लेने की अनुमति ख़त्म कर दी गई है। और आगे चित्र दिया गया है। और हमें कुछ बिंदु और हैं जिनके बारे में एक चित्र दिया गया है कि शिक्षक बैठकर मीटिंग करते हुए, यानी साप्ताहिक विद्यालय में मीटिंग होनी चाहिए कि हम किस प्रकार बच्चों को पढ़ा रहे हैं, और उचित सलाह भी सभी को अपने अपने पक्ष प्रस्तुत करने चाहिए कि हमें किस प्रकार और विद्यालय में सुधार किया जा सकता है, और हमें बच्चों की प्रगति के लिए हमें विचार करना है। और यहीं पर यह शिक्षक डायरी का लास्ट पृष्ठ है। यहीं पर शिक्षक डायरी समाप्त होती है। इसी के अनुसार आप सब अपनी शिक्षक डायरी में प्रविष्टियाँ भर सकते हैं। और मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इस वीडियो को अपने शिक्षक साथियों के साथ शेयर कर सकते हैं, जिससे उन सभी को कहीं ना कहीं मदद मिल सकती है मेरे वीडियो से।